हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वाइब्रेंट एकेडमी में। मैं विपिन मिश्रा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास 12th की फिजिक्स। क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसका आज हम लोग पढ़ेंगे 03 लेक्चर नंबर 3। तो 2 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? COULAMBS, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स की स्पेलिंग देख के लिखना, COULAMBS, कूलॉम्स लॉ। कौन थे कूलॉम्स? एक साइंटिस्ट थे, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम। कौन थे? चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम। ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे। कौन थे? फ्रेंच साइंटिस्ट। इन्होंने जो है, इनका कब से कब तक थे? 1736 टू 1806 तक। 1736 से 1806 ईस्वी तक थे। 1736 टू 1806 तक चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही आपका किसकी खोज की थी? कूलॉम्स। इन्हीं के नाम पे चलता है कूलॉम्स लॉ। ठीक है। अच्छा, इन्होंने इसको खोज करने के लिए बहुत ही अलग तरीके से, जितना आसानी से हम लोग आज कूलॉम्स लॉ देखते हैं, इतना आसानी से इन्होंने कूलॉम्स लॉ की खोज नहीं की। पहले हम लोग देख लेते कूलॉम्स लॉ है क्या, इसके बाद हम ये देखेंगे कि इन्होंने कैसे खोज किया। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम्स हमारे हैं। इन्होंने कूलॉम्स लॉ की खोज की। और कूलॉम्स लॉ है क्या, पहली बात। अब उसको जानने से पहले एक टर्म आता है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ किस चीज में वर्क करता है? कूलॉम्स लॉ आपका वर्क फॉर पॉइंट चार्जेस। अब ये एक बड़ा जो है वो है पॉइंट चार्जेस। ये पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज, क्योंकि अभी आप इसको इसलिए हम बता देना चाहते हैं कि जैसे जैसे कूलॉम्स लॉ हम चालू करेंगे, उसके पहले बार बार हमको पॉइंट चार्ज की बात आएगी, क्योंकि पूरा का पूरा कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड या पूरा चैप्टर जब भी हम पढ़ेंगे वो पॉइंट चार्ज के विषय में पढ़ेंगे। अच्छा, चार्ज हम अगर यहां से देखें तो 2 तरीके का होता है, एक पॉइंट चार्ज, एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। एक होता है पॉइंट चार्ज, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो पॉइंट चार्ज आपका क्या है और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का मतलब है कि मान लो एक कोई कुछ भी है, उसके हर जगह पे चार्ज बराबर या फैला हुआ है। ये हो गया, या कोई ऐसी क्षण हो गई जहां पे ये चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये इस तरीके से जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉइंट चार्ज मतलब है ये एक पॉइंट है चार्ज का, यहां पे केवल चार्ज होगा। तो अब पॉइंट चार्ज कहते किसे हैं, पहले इसको आप समझ लीजिए। पॉइंट चार्ज को आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि पॉइंट चार्ज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब पॉइंट चार्ज समझ लोगे तो आपको सब पता रहेगा कि हमको क्या करना है। ठीक है, क्योंकि अब बार बार आएगा 2 पॉइंट चार्जेज आर प्लेस्ड हियर एंड देयर, फिर आप क्या करोगे? तो अब देखो, इसमें हम सबसे पहले आपको बताते हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, अच्छा, आप सोचते होंगे कि पॉइंट चार्ज कोई चार्ज है, स्पेसिफिक चार्ज है, बट ऐसा नहीं है भाई। पॉइंट चार्ज जो है कोई भी चार्ज हो सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपने आपने ग्रेविटेशनल पढ़ा होगा। कौन सा पढ़ा होगा? क्या होगा? ग्रेविटेशन पढ़ा होगा। मान लो हम यहां से लेते हैं कि आप चूंकि इसको पढ़ चुके हो, तो यहां से रिलेट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो ग्रेविटेशन की हम बात करते हैं, यहां पे आप क्या करते थे? F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर।
ठीक है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब क्या होता था, एक मास होता था कोई m1, मान लो अगर हम अर्थ का ग्रेविटेशनल निकाला करते थे तो एक आपका मास हुआ करता था अर्थ, मान लो एक है अर्थ और एक है हम पर्सन, ठीक है, बहुत सिंपल, मी कर लो, यू कर लो, आलोक कर लो, विलोम कर लो, यार कर लो, जो भी करना, एक अर्थ हुआ एक इंसान हुआ। तो अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में अपना मास देखेंगे तो कितना लाखों गुना करोड़ों गुना कम है, हम ठहरे किलोग्राम, वो 6 पॉइंट कितना होता है 31 केजी के करीब कुछ होता है, जाके 27 केजी के करीब, 10⁻27 केजी के करीब होता है। इतना बड़ा मास, मतलब करोड़ों अरबों गुना। तो मतलब अगर हम अर्थ के कंपेयर में अपने मास को, और डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस भी, तो अर्थ के कंपेयर में अपने मास को देखें तो हम एक पॉइंट मास हुए, अगर हम इसको पॉइंट मास कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, पॉइंट मास, ठीक है। ऐसे ही आपका आता है पॉइंट चार्ज, मतलब जब दो चार्ज हैं, मान लो आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट 2, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इतनी ज्यादा हो कि इनका जो मास है वो, उसकी कोई वैल्यू ना रह जाए, इनके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। तो जब इनका डिस्टेंस r जो है वो इतनी ज्यादा हो कि ये मतलब इस पे कोई भी वो ना करे, इनकी वैल्यू ना करे, जो है मास की कोई वैल्यू ना रह जाए, तो हमें पॉइंट चार्ज बोलते हैं। अच्छा, कूलाम्स ने एक बहुत सिंपल एग्जांपल दिया था, कूलाम्स ने दिया था कि मान लो एक पॉइंट चार्ज है, इसका रेडियस आपका कुछ है 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर। अगर हमने यहां से कोई भी लिया 10 मीटर पे चार्ज ले लिया, मतलब अगर इसका जो डिस्टेंस है वो रेडियस से 10-20 गुना बड़ा निकल गया तो वो उसको पॉइंट चार्ज मान लेते थे। तो आप पॉइंट चार्ज ये मान के चलिएगा कि अगर डिस्टेंस किसी की ज्यादा है और दो चार्जेस का जो मास है वो इफेक्ट नहीं कर रहा है उनके ऊपर, तो वो चार्ज क्या कहलाएगा, पॉइंट चार्ज कहलाएगा। अब हम जो पूरा कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे वो पॉइंट चार्ज के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा कूलाम्स लॉ हम लोग किस विषय में पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज के विषय में। इसको हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं पॉइंट चार्ज को लेके। तो देखो, दो अब आपके पॉइंट चार्ज भी हम हटा देते हैं, अब आते हैं फिर से कूलाम्स लॉ पे। किस पे आते हैं, कूलाम्स लॉ। अब देखो यहां पे दो पॉइंट चार्ज, हमने पॉइंट चार्ज बता चुके हैं, तो अब हम बिना किसी टेंशन के इनको दो पॉइंट चार्ज ले सकते हैं। यहाँ पे इसका है Q1 और ये पॉइंट चार्ज है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है R, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R। अब देखो यहां पे कूलाम्स लॉ बताता क्या है, सबसे पहले तो पहला पॉइंट, कूलाम्स लॉ टेल्स अस अबाउट फोर्स बिटवीन टू पॉइंट, पहले चार्जेस लिखते हैं, टू चार्जेस, टू चार्जेस क्या बताता है, कूलाम्स लॉ टेल्स अस अबाउट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये फोर्स बताता किसके लिए है, फोर्स के लिए है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दो चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्ज। क्या होना चाहिए, दो चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्ज। अच्छा, पॉइंट चार्ज अब हमें बताने की जरूरत है नहीं, आपको पता है, इसको लेकिन सर्कल कर सकते हैं कि दो चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्ज। एंड नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब ये फोर्स लगता कहां पे है, फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो फोर्स लगता कहां है। तो द फोर्स वर्क्स along the line joining of two centers।
दो सेंटर से, दोनों का जो सेंटर होगा उस पे जो भी, यहां पे लाइन ज्वाइनिंग लिख दो, इनको अगर हम आपस में मिलाएंगे, ये लाइन ज्वाइनिंग इंपॉर्टेंट है, इनको हम आपस में मिलाएंगे तो कूलाम्स लॉ क्या करेगा, यहां पे वर्क करेगा। इससे चाहे इधर वर्क करे, चाहे इधर वर्क करे, चाहे इधर वर्क करे, चाहे इधर वर्क करे। ठीक है, समझ में आ गया। ये इधर भी वर्क कर सकता है, इधर भी वर्क कर सकता है, इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है। मतलब जो भी करेगा वो इसी पॉइंट चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग, जहां से ये ज्वाइन कर रहे हैं वहीं से करेगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पे अब किधर करेगा ये इंपॉर्टेंट है, किधर करेगा ये भी इंपॉर्टेंट है। अब करेगा कैसे, देखो हमने जो यहां पे चार्ज लिया है वो +Q1 +Q2। तो अब अगर हम इस पार्टिकुलर केस में देखेंगे, अब इस पार्टिस को मिटा देते हैं, इस पार्टिकुलर केस की बात करते हैं कि यहां पे कूलाम्स लॉ किधर काम करेगा। तो देखो सबसे पहला पोजीशन है प्लस प्लस है दोनों, तो कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सन। ठीक है ना, प्लस प्लस है दोनों, तो कौन सा फोर्स हो जाएगा भाई साहब, रिपल्सन। समझ में आ रहा है, सो तो नहीं गए भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, पता चला। जय हो प्रभु, सर अपना ब्लैक बोर्ड में देख के पढ़ा रहे हैं, मैं सो रहा हूं। एक एक चीज समझो, मैं एक एक चीज लेके चलना चाहता हूं कि आपको बेटे कोई कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो मैं चाहता तो मैं भी पढ़ा सकता था F बराबर के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर सिंपली, ना आपको पॉइंट चार्ट समझ में आता, ना आपको ये समझ में आता। कल को जब, अभी तो ये बहुत छोटा है, 2 चार्जेस, अभी 3 चार्जेस आएंगे, 4 चार्जेस आएंगे, 5 चार्जेस आएंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा लाइन ज्वाइनिंग किधर है, किसका किधर लेना है। इसलिए मैं ये चीज बताता जा रहा हूं, आप इसको सही से समझ सके। तो इस पे अब देखो दोनों प्लस प्लस है, तो यहां पे कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन। तो अब देखो रिपल्सन फोर्स कैसे लगेगा, Q1 पे Q2 फोर्स लगाएगा, जब इधर जाएगा तो ये रिपल करेगा, तो ये इसको करेगा रिपल। तो एक फोर्स लगेगा 1 पे 2 के कारण, F12। ठीक है, इसके बाद यहां पे एक फोर्स लगेगा F21। ठीक है, ये दोनों फोर्स आपके क्या है, रिपल्सिव फोर्स है, जो यहां पे काम कर रहे हैं। ये इधर F12, ये इधर की तरफ करेगा, ये इधर की तरफ करेगा। अब देखो, अच्छा एक चीज और देखना, ये जो डायरेक्शन दिखाई है मैंने फोर्स की दिखाई है, इसको वेक्टर की डायरेक्शन मत समझ लेना। वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा ऐसे लगेगी, एक ही डायरेक्शन में, F21 माइनस का। ठीक है, अब देखो यहां पे क्योंकि चार्जेस है आपके, डिस्टेंस दोनों की सेम है, तो अब यहां पे देखो क्या लगेगा। अब आते हैं बेसिक कूलम्ब्स लॉ पे। ये नोट कर लिया कि नहीं आप लोगों ने, आपने इस चीज को नोट कर रखा है कि नहीं, ना नोट किया हो तो भाई कर लो, 1 मिनट रुक जा रहे हैं। कूलम्ब्स लॉ टेल्स अस अबाउट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जों के बीच में फोर्स बताता है। चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्ज, चार्जेस आपके पॉइंट चार्ज होने चाहिए। द फोर्स वर्क्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ चार्ज। सेंटर लिखा है, इस पे ऑफ चार्ज भी आप लिख लो अपने मन से, हमने तो ऐसे ही लिख दिया है कि आपको पता है कि चार्ज की बात कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ चार्ज होगा। ठीक है, अब इसको देते हैं मिटा, और अब करते हैं कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन। ठीक है, तो अब कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन क्या है। अब देखो दूसरा चीज है, यहां पे ये फोर्स क्या होगा, F12 विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू F21। मतलब आपका अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल एंड अपोजिट होगा। बट अगर हम इनके लिए एक कंबाइंड फोर्स निकालते हैं, F इज इक्वल टू मॉड ऑफ F12 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F21। यहां पे माइनस हटा दिया, जब माइनस के बाहर आएगा तो ये माइनस मॉड ऑफ F21। तो जब माइनस के बाहर आएगा तो आपका ये मॉड हट जाएगा, तो ये फोर्स बचेगा F। तो अब ये फोर्स वर्क कैसे करता है, द फोर्स F बिटवीन टू
charges are. The force between two charges are. F is directly proportional to product of their charges. F is directly proportional to product of their charges. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, क्या है इक्वेशन नंबर 1? F is directly proportional to their charges. इसके बाद आता है इक्वेशन नंबर 2. F is inversely proportional to square of their distance. F is inversely proportional to square of their distance. तो जो फोर्स बिटवीन दो चार्जेज है, F is directly proportional to product of their charges. F is directly proportional to the product of their product of the charges. ये इक्वेशन 1 बनी है. और यहां पे F is inversely proportional चेहरे से proportional नजर नहीं हटती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, चेहरे से नहीं, ब्लैक बोर्ड से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें. तो आपको नजारे नहीं देखना है भैया, आपको ब्लैक बोर्ड देखना है. द F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दियर डिस्टेंस. ये दो इक्वेशन बन गई हैं. F is directly proportional to product of their charges. F is inversely proportional to the square of their distance. तो ये दोनों अगर हम कंबाइंड करते हैं, अगर हम ये दोनों कंबाइंड कर देते हैं तो वहां तक नीचे तक लिख लो, यहां तक मिटाते हैं, इसको लिखे रहना. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, F is directly proportional to Q1 Q2 by R square. जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा K is equal to Q1 Q2 by R square. ठीक है, K Q1 Q2 by R square. The value of K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. ठीक है, 1 by 4 pi epsilon naught. अच्छा, epsilon naught क्या है? परमिटिविटी. इसके विषय में अभी हम, अगर ये कूलॉम्स लॉ जब खत्म हो जाएगा तो परमिटिविटी बताएंगे, क्योंकि ये आपका मीडियम के साथ बदलता रहता है. एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी और एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम. तो ये आपका मीडियम के साथ हर जगह चेंज होता रहता है. तो अभी ये फिर से हम निकालेंगे कि परमिटिविटी कैसे निकालते हैं, बट हमने यहाँ पे लिख दिया. अब फॉर एयर एंड वैक्यूम, ये आपका यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर एयर एंड वैक्यूम. एयर और वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12. 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12. अच्छा, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की हो जाती है 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. कूलॉम स्क्वायर इन 10. भाई देखो, यूनिट जरूर लिखना, यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप तो अच्छे से पढ़ चुके हो. कहाँ पे? यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11. अरे सर वो तो मैं कब का भूल गया, जिस दिन पेपर हुआ फिजिक्स का उस दिन 11 गायब. लेकिन बेटा ऐसा मत करना, क्योंकि आपके IIT JEE में 11 12 दोनों आने वाला है. और हम यहाँ से एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से पकड़ के चल रहे हैं, अभी IIT तक चलेंगे. आपको चलना है. मेरा टारगेट है कि 12th का क्वेश्चन नवंबर तक खत्म करके आपको केवल IIT. आप हमारे अगर बच्चे देख रहे हैं, अगर हम ये नहीं कह रहे कि सब पढ़ें, 10 बच्चे हमारे डेडिकेट, मुझे नहीं ये आप 50 लाख बच्चे पढ़े, 1 करोड़ बच्चे उसमें से देखें. मेरा ये कहना है कि अगर 10 बच्चे डेडिकेटेड होके हमारे लेक्चर को सिर्फ देखना चाह रहे हैं, या सिर्फ हमारे लेक्चर को देख रहे हैं 10 बच्चे डेडिकेट होकर, तो वो
यहाँ पे आके क्या कहते पढ़े और उसमें से कम 5 बच्चे आईआईटी निकालें आप। और मैं आपको गारंटी नहीं, देखो गारंटी कोई टीचर नहीं दे सकता इस दुनिया का, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई टीचर नहीं दे सकता। मैं आपको बेस्ट गाइडेंस दे सकता हूँ, गारंटी नहीं दे सकता। क्योंकि भाई गारंटी आप अगर चाहिए तो वो किसी चीज़ की नहीं है। इतना बड़ा एग्जाम है, 30-40 लाख लोग बैठते हैं, 40,000 50,000 सीटें हैं, आपको उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। और आप कभी काउंटिंग मत देखिएगा, अगर आप आईआईटी में बैठ रहे हैं तो केवल मार्क्स देखिएगा कि आप कितने ला पा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अभी इसको पूरा कर लेते हैं, पहले यहाँ तक आप लिख लो, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू आ गई 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। तो ये के की वैल्यू जब हम निकालते हैं, के फॉर एयर एंड वैक्यूम, या इसको हम फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं। फ्री स्पेस जहां पे हम निकल जाते हैं उस पर के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, ये तो मान लो आपकी उसकी हो जाएगी, के की वैल्यू आपकी हो गई न्यूटन मीटर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसका अपोजिट जाएगा यहाँ पे, तो यही हो जाएगा। अब देखो के की वैल्यू ये आ गई, यहां पे पुट कर देंगे, तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही है आपका कूलम्स लॉ। F फॉर फ्री स्पेस आर एयर, ये लिखना जरूर भूलिएगा, मत भूलिएगा, फॉर फ्री स्पेस। F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, तो हम आगे बताएं। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, नोट कर लो, हम ऐसे ही बताते रहेंगे कि अभी हमने ये चीज लिख ली है कि कूलम्स लॉ आपको बता दिया है। कूलम्स लॉ का सबसे सिंपल वो है, क्या कहते हैं, फार्मूला। चलो इसको मिटा देते हैं, कूलम्स लॉ में इतना हो गया है। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि हम लोग जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो उस पे उसको क्या बोलते हैं। देखो हमने पढ़ा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक तो ये इनवर्स है R। R क्या है, R इज इनवर्स। दूसरा R इज स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइंड कर देते हैं, इनवर्स और स्क्वायर को कंबाइंड करते हैं, तो एक बनता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसमें ये ऐसे बनता है, इधर होता है R, इधर होता है F। ये ग्राफ है इनवर्स स्क्वायर लॉ का। ठीक है, अब अगर हम लोग जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनवर्स है, देखो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू R स्क्वायर के। तो जब F बढ़ेगा तो R क्या होगा, डिक्रीज। ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है। अगर F को बढ़ाना है तो R को इंक्रीज करना पड़ेगा, या उल्टा बोल सकते हैं कि F को तो हम पहले करते नहीं, अगर हम R बढ़ाएंगे तो F हमारा क्या होगा, घट जाएगा। R की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं तो F हमारा क्या होगा, घट जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम R को 2 टाइम्स कर देते हैं, 2R टाइम बढ़ा देते हैं, तो F हमारा 4 टाइम्स घट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में घटेगा। अगर R को हम आधा कर देते हैं, डिक्रीज,
तो F हमारा 4F हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये बढ़ता घटता रहेगा। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। अभी आगे इसका यूज आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लो, नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, ताकि हम जो है और भी इसको पढ़ाते रहे। अभी इसका वेक्टर फॉर्म बनाना, ये तो स्केलर फॉर्म हो गया ना, अब हमको बनाना है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो अब देखते हैं वेक्टर फॉर्म कैसा होता है। इसको मिटा दें। देखो थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन क्या करना है यार, आपको टाइम तो देना ही है ना। धीरे धीरे पढ़ो। अभी मैं भगा के बहुत सारा पढ़ा दूं, आपको नहीं समझ में आएगा तो क्या फायदा उसका पढ़ाने का। अब आते हैं वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है? वेक्टर फॉर्म कुछ भी नहीं है, केवल हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? देखो, तो हमारे पास चार्ज है, वही चार्जेस हैं, प्लस Q1 प्लस Q2। इनके बीच की डिस्टेंस है R। यहाँ पे क्या ऐसे लिखते हैं, इसको पूरा मिला देते हैं, ये हो गई R। ठीक है, फोर्स वैसे ही लगेगा, लाइन ज्वाइनिंग दोनों पॉजिटिव है। इधर लगेगा F21, इधर लगेगा F12। ठीक है, ये दोनों वो लग गए। अब यहां पे मेन कॉन्सेप्ट आता है आर का। आर कैसे लिखेंगे? अच्छा, जब वेक्टर फॉर्म में हम डिस्टेंस लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में देखो, वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस, जब भी हम लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे। तो अब कैसे लिखेंगे? मान लो हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हो गई इधर, इसकी वैल्यू क्या होगी? फाइनल यहां पे होगा R2 माइनस इनिशियल हो जाएगा R1। अच्छा, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, ये तो मॉड R है, R2 माइनस R1। अब अगर हम इधर से इधर आ रहे हैं, इस फोर्स के लिए लिख रहे हैं F12 के लिए, तो R1 माइनस R2। ठीक है, R1 माइनस R2। अगर इस फोर्स के लिए हम लिख रहे थे तो R2 माइनस R1 लिख रहे थे। इस फोर्स के लिए F12 के लिए लिख रहे हैं तो R1 माइनस R2 लिख रहे हैं। तो अब फोर्स देखो क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू, अच्छा अब यहां पे मैंने इसकी लाइन देखो चेंज कर दी है। ये इधर फोर्स लग रहा था, यहां पे मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ये फोर्स की डायरेक्शन थी भाई, ऐसे लगा दे रहा हूं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। ये वेक्टर फॉर्म अलग होता है, वेक्टर तो ऐसे ही लगता है। ठीक है ना। F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 टू पावर 9 चाहे लिख लो, या हम के फॉर्म में लिख देते हैं, 9 इंटू 10 टू पावर भी नहीं लिखते हैं, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर की जगह अब हम लोग क्या लिख देंगे? R स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे बताओ? मॉड R इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ R। मॉड R इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ R हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं अगर हमें वेक्टर फॉर्म को लिखना होता है। अब यूनिट वेक्टर ऑफ R में हम लोग लिख देंगे। अब होता क्या है, यूनिट वेक्टर आपने ऑलरेडी वेक्टर में पढ़ चुका है कि जो है आपका जो है यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, ये पढ़ चुके हो आप, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। इसी फॉर्म में हम इसको लिख देंगे, तो F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन मॉड R स्क्वायर, मॉड R स्क्वायर इनटू, इसको लिखेंगे तो वेक्टर ए, अब देखो वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे तो R1 माइनस R2 वेक्टर का अपॉन मॉड R1 माइनस R2 अपॉन मॉड R। तो F12 की वैल्यू क्या हो जाएगी? के Q1 Q2 R1 माइनस R2
अपॉन मॉड आर क्यूब। इतना नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जब ये स्क्वायर हुआ तो नीचे क्यूब आ गया, क्यूब आ गया तो ऊपर एक बढ़ भी गया है। ठीक है, तो ये आपका बन गया क्या कहते हैं, वेक्टर। अब यहाँ पे मॉड आर की वैल्यू क्या है, मॉड आर इज इक्वल टू, देखो ये इसलिए इधर के फॉर्म में क्या है, R1 माइनस R2। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन वो लिखना कंप्लीटली सही नहीं है। तो F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 R1 माइनस R2 अपान R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब। ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अच्छा, इसका यूज अभी करना नहीं आपको, 12th में तो हमें लग रहा है कि वेक्टर फॉर्म में कोई न्यूमेरिकल भी नहीं आता है, केवल कभी कभी इसका डेरिवेशन पूछ लेते हैं अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो। अब इसको नोट कर लो, तुरंत नोट कर लो, तो हम दूसरी तरफ चलते हैं। ठीक है, तुरंत नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। तो अब देखो क्या है कि यहाँ पे आ गया F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2। अब कोई डेरिवेशन नहीं करना है, सीधे हम F12 से F21 की तरफ चले जाते हैं। F21 जहां जहां 1 है वहां वहां क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। K Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1 अपान R2 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया F12। अब इन दोनों को अगर देखेंगे तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में, जो भी आपका कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। इनवर्स स्क्वायर लॉ हमने बता ही दिया है। अब आते हैं, इसको नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं जो है कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ की, आपस में क्या है, किसकी बात करेंगे, कूलॉम्स लॉ कूलॉम्स लॉ के विषय में। तो कूलॉम्स लॉ ना लिख के हम इसको लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स। हम यहां देखना चाहते हैं कि इसमें क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लिखेंगे Fe से और ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखेंगे Fg से। इन दोनों में हम समानता देखेंगे। अब देखो आपने पढ़ लिया है, Fe भी पढ़ लिया है, Fg आप 11th में पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा रिकॉल करिए। Fg था क्या, हम यहां पे लिख देते हैं Fe इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Fg इज इक्वल टू G M1 M2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा सिमिलरिटी दिख रही है। अच्छा, इनका फिगर भी बना दें थोड़ा सा, तो दो चीजें इससे आपको कंफर्म हो जाएंगी फिगर बनते ही। देखो ये हो गया Q1 Q2 प्लस में ये बन गया, इधर आ गया M1 M2, ये R। तो देखो दोनों में दिख रहा है। तो अब पहले यहां सिमिलरिटी की बात करते हैं। सिमिलरिटी सिमिलरिटी क्या है, दोनों में नीचे R स्क्वायर है। तो हम लिख सकते हैं पहली सिमिलरिटी क्या है, बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये पहली सिमिलरिटी हो गई, कोई दिक्कत, दोनों फॉलो करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को। दूसरी सिमिलरिटी क्या है, कोई बता सकता है, कोई स्टूडेंट है जो पहले बता दे, कमेंट कर सके हमें कमेंट बॉक्स में। जब देखना भाई तब मेरे से पहले कमेंट कर देना, जब मैं ये बोलूं उससे पहले कमेंट कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको पता है। तो दूसरी सिमिलरिटी क्या है कि ये भी फोर्स आपके ऐसे लग रहे हैं, ये भी फोर्स आपके सेंटर से लगते हैं। तो बोथ फोर्सेस एक्ट्स
line joining to the center. Both forces act line joining to the center. ये दोनों इनके बीच में क्या है? समानता, डिफरेंट, हाँ सिमिलरिटी, समानता है. दूसरा आता है डिफरेंसेस. अच्छा, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस आपने देखा होगा कि एफ ई, पहला एफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज इलेक्ट्रिक फोर्सेस में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. ये या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपल्स करेगा. बट एफ जी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. एफ जी क्या होगा? हमेशा अट्रैक्टिव होगा. एफ ई तो अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपल भी कर सकता है, लेकिन एफ जी आपका ऑलवेज अट्रैक्ट करेगा. अच्छा, दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है एफ जी इज इंडिपेंडेंट अपॉन द मीडियम, बट एफ ई इज डिपेंडेंट अपॉन द मीडियम. अच्छा, ये क्या होता है? एफ जी आपका, इसका मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता. मीडियम का कोई फर्क पड़ता नहीं. मतलब मान लो हम और आप खड़े हैं, हमारे आपके बीच की दूरी मान लो कोई जो है यहीं से देख रहा है, कोई 100 किलोमीटर दूरी से देख रहा है, कोई 1000 किलोमीटर दूरी से देख रहा है, कोई पानी में बैठ के देख रहा है, कोई क्या कहते हैं हवा में उड़ के देख रहा है. बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी हमारे बीच होगा वो इंडिपेंडेंट अपॉन मीडियम. इसी फार्मूले से हम दो तारों के बीच में निकाल लेंगे, इसी के बीच में हम निकाल. बट यहां पे क्या होता है? मीडियम अलग अलग, हवा का अलग है, पानी का अलग है, तेल का अलग है, सबका अलग अलग हो जाता है. ठीक है. और तीसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस वो क्या है? वो आपको यही दिख जाएगा. K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 और G 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11. 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11. मतलब भाई आप वो लिख लेना, यूनिट लिख लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ठीक है. K की वैल्यू आपकी क्या है? 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर. तो आप ये देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक दो चार्जों के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज्यादा है. इसी रीजन से हमारे जो मैटर्स होते हैं वो चिपके होते हैं आपस में. हम आप अगर ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स सोचो अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरह होता तो हम जो आज पृथ्वी पे कदम रख के चल रहे हैं ना, चल ही नहीं पाते, चिपके होते हैं जगह. जैसे आपके हाथ, हमारे हाथ में ये मार्कर है, ये आपका मेटल वो एटम्स से बना हुआ है, ये आपस में चिपके हैं. क्यों चिपके हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स इनके बीच में इतना ज्यादा वर्क कर रहा है, 9 इंटू 10 टू पावर 9. तो एफ ई इज मच ग्रेटर देन एफ जी. एफ ई इज मच ग्रेटर देन एफ जी. ठीक है. ये डिफरेंस है, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस. ये नोट कर लीजिए. इसके बाद इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा देते हैं. न्यूमेरिकल करा देंगे, उसके बाद देखते हैं आगे का चैप्टर क्या है. पहले एक न्यूमेरिकल देखो आप लोग बेटा मेहनत करते रहो. हमारा जो भी बेसिक है, पहले हम अपने बेसिक को मजबूत, क्योंकि अगर एक बार आपका बेसिक मजबूत हो गया ना तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं. अभी मैं आपको जल्दी भगा के सब क्वेश्चन तो करा दूं, लेकिन जो है वो नहीं कर पाओगे. ठीक है. क्या कहते हैं वो कर नहीं पाओगे. अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ एफ ई एंड एफ जी. एफ ई एंड फाइंड द रेशियो ऑफ Fe and Fg for the two protons placed at some distance
apart in the air. Find the ratio of Fe and Fg, electric field and gravitational field of two protons placed in the air at some distance. ये क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ Fe एंड Fg ऑफ टू प्रोटॉन प्लेस्ड इन द एयर एट सम डिस्टेंस. कहीं पे भी डिस्टेंस पे आपके दो प्रोटॉन रखे हुए हैं, उनके बीच में आपको इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफरेंस निकालना है. कैसे निकालेंगे आप? अच्छा देखो, सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे. Fe इज इक्वल टू क्या होता है 9 इंटू एयर लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 लगा सकते हैं. 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2. अच्छा Q1 Q2 को हम P1 लिख सकते हैं, P2 लिख सकते हैं, दो प्रोटॉन है अपान R स्क्वायर तो ऐसे ही रहने देते हैं, प्रोटॉन है. अब दूसरा है Fg इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 MP1 MP2 बाई R स्क्वायर. अब देखो यहां पे इक्वेशन ये हो गया एक, इक्वेशन हो गया दो. ठीक है, आपको दो इक्वेशन मिल गए. आपको निकालना क्या? रेशियो ऑफ Fe अपान Fg. तो हम सबसे पहले लिख लेंगे Fe अपान Fg इज इक्वल टू, यहां पे करेंगे 9 इंटू 10 टू पावर 9 QP1 QP2 अपान R स्क्वायर अपान 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 MP1 MP2 अपान R स्क्वायर. ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया. अच्छा, R से R यहां पे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा. और एक चीज देख लो, यहां पे प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन है तो दोनों पे चार्ज बराबर होगा. QP1 इज इक्वल टू QP2 इज इक्वल टू Q. पहला चीज. दूसरा, प्रोटॉन का ही मास है तो दोनों प्रोटॉन का मास भी इक्वल ही होगा, तो इसके m के इक्वल लिख सकते हैं. यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? भाई दो प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कहता तो चार्ज तो चलो सेम रहता, मास अलग अलग हो जाता. लेकिन यहाँ पे दो प्रोटॉन के बीच में कह रहा है तो हम क्या कर देंगे? दो प्रोटॉन के बीच में निकाल लेंगे. ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख दीजिए Fe अपान Fg इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q स्क्वायर अपान 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 M स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया आपका Q स्क्वायर और M स्क्वायर. ठीक है, अब यहां पे हम लोग दो चीजें हमको चाहिए, प्रोटॉन का मास और उसका चार्ज. ठीक है, तो अब देखो यहां पे चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम. ये हो गया. और मास ऑफ प्रोटॉन MP 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg. ये आपका मास ऑफ प्रोटॉन हो गया. ये समझ में आ गया? मास ऑफ प्रोटॉन आपका हो गया 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 और चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो वही होगा जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा. बस ये दोनों चीजें हम यहाँ पे पुट कर देंगे और कंप्लीट ना करके एक जो है थोड़ा सा मिलता जुलता हम लोग निकाल लेंगे. तो Fe अपान Fg इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर अपान 6.67 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 का होल स्क्वायर. ठीक है, यहां पे इसको सॉल्व कर लेंगे. देखो पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट वैल्यूज पूछी जाती हैं. जैसे आपका कैसे पूछा जाता है कि ये इक्वल किसके होगा? एक ऑप्शन आपको दे दिया गया 10 टू पावर 36, बी ऑप्शन 10 टू पावर 27, सी ऑप्शन 10 टू पावर 40, डी ऑप्शन 10 टू पावर 46. ये चार में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हम क्या करेंगे,
इन सबको इग्नोर करके इसके मल्टीप्लिकेशन को केवल पावर में चलेंगे, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेटर अगर अलाउ होगा तो आप बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आप इस तरीके से या थोड़ा मोड़ा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम इसको सब छोड़ देंगे। 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 38 अपान 10 टू पावर माइनस 11 अपान 10 टू पावर माइनस 11 इंटू 10 टू पावर माइनस 54 इज इक्वल टू, इसको सब में ले लेंगे 10 टू पावर 9 माइनस 38 प्लस 11 प्लस 54 इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो यहाँ पे जोड़ लो 54, 11 और 9 कितना हो गया, ये 11 20 हो चुका है, ये 4 हो गया, ये 74 हो गया। 74 में से हम 38 माइनस कर देंगे, ये बच गया आपका 36। कितना बच गया, 10 टू पावर 36। तो ये आपका होगा करेक्ट आंसर, कितना 10 टू पावर 36। देख रहे हैं दो प्रोटॉन के बीच में इन दोनों के फोर्स का रेशियो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 10 टू पावर 36 गुना है आपके ग्रेविटेशनल फील्ड का। आप लोग जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद एक दो क्वेश्चन करा देते हैं, फिर हम अगले लेक्चर में हम लोग और चीजें पढ़ेंगे। चलिए, भाई आप नोट करते जाइए, इसको अपने से पढ़ते जाइएगा, क्योंकि ये जमी समझाए ये आसमां रुक जाए, तेरा चेहरा जब भी ये ब्लैक बोर्ड मेरे सामने आ जाए। बच्चों जितने अच्छे से आप पढ़ोगे उतना बढ़िया जो है आपको। अब क्वेश्चन है कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्जेस। एक क्वेश्चन ले लेते हैं बहुत आसान सा, बहुत आसान, मतलब एकदम फार्मूला बेस्ड। कंप्यूट द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस, compute the forces between two charges of 5 into 10 to power minus 9 coulomb and minus 6 into 10 to power minus 11 coulomb, minus 6 into 10 to power minus 11 coulomb, which are separated at the डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। सबसे बेसिक सवाल है कूलम्ब्स लॉ का। मैंने कहा एक छोटा सा बेसिक सवाल कर दें आप लोगों को समझ में। दो चार्ज दिए हुए हैं, देखो चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 कूलम्ब, Q2 इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 कूलम्ब, R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 0.1 मीटर, क्योंकि MKS में पढ़ेंगे मीटर किलोग्राम सेकंड में, इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया। अच्छा, इन द एयर भी लिख लीजिए ताकि किसी के मन में कोई कंफ्यूजन ना आए भाई कि सर K की वैल्यू आपने कहीं एयर तो लिखा नहीं है, तो आपने कैसे 9 इंटू 10 टू पावर 9 ले ली है। तो फोर्स F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब देखिए यहां पे Q1 Q2 है, Q2 माइनस है, लेकिन इस फार्मूले में हमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, ये आपका प्योर स्केलर टाइप का है, यहाँ पे प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, मॉड लगा हुआ है समझो। 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 अपान 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हम कर लेंगे 0.1 हो जाएगा 9 इंटू 5 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 30 और 270, 9 5 45 इंटू 6 या 5 6 30 और 30 इंटू 9। इसके बाद ये 10 टू पावर 9 से 10 टू पावर इंटू 10 टू पावर माइनस 11 अपान 0.01। 0.01 मतलब ऊपर 100 से मल्टीप्लाई ये हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 270 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 न्यूटन।
ये आपका फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, अगर ये आप नोट कर लो, ये Q1 हो गया, Q2 हो गया, R हो गया, उसको मीटर में चेंज कर लिया, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। हम मान लेते हैं कि आप सबको आता है, ठीक है। अच्छा, अगर इसी में एक और सवाल पूछ ले कि फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये मान लो पार्ट बी हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है नेचर ऑफ चार्ज। तो कैसे निकालेंगे आप नेचर ऑफ चार्ज को? कैसे निकाल लोगे भाई? नेचर ऑफ चार्ज में देखो, हम देखेंगे यहाँ पे Q1 Q2 कैसा है, हमें कुछ करना नहीं है, केवल देखना है Q1 Q2 कैसा है। तो देखो, एक अगर ये सेम होगा तो हम पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल, निगेटिव निगेटिव रिपल, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट, निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट। तो ये किस श्रेणी में आ रहा है? देखो, ये पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव मतलब इनके बीच में फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या होगा? अट्रैक्टिव। ये चीज देख लीजिए, जब भी कहीं आएगा कंफ्यूजन न कर देना बेटा लोग, ठीक है ना। इसको कंफ्यूजन न कर देना, नहीं तो पता चले जो है रह जाओ कि क्या कहते हैं, क्या करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, आपका एक फोर्स इनके बीच में अट्रैक्टिव होगा। अच्छा, एक छोटा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद कूलॉम्स लॉ का चैप्टर खत्म करते हैं, फिर उसमें और भी चीजें बताएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है भाई कि मान लो दो चार्ज है, दो चार्ज है, ठीक है। अब दो चार्ज कौन कौन से हैं? पहला है 2 माइक्रो कूलॉम का पॉइंट चार्ज, क्वेश्चन पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलॉम इज लोकेटेड एट ओरिजिन। कोई एक पॉइंट है जिसके ओरिजिन पे क्या रखा हुआ है? 2 माइक्रो कूलॉम का चार्ज, एंड चार्ज ऑफ -5 माइक्रो कूलॉम इज लोकेटेड एट कोऑर्डिनेट्स 3, 4। कोऑर्डिनेट उनका कितना है? 3, 4 है। अब हमको क्या निकालना है? फाइंड द नंबर 1 फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एंड बी पॉइंट नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, ठीक। अब कैसे निकालोगे भाई, बताओ कैसे निकालोगे? कर सकता है कोई? अगर कर सकते हो ट्राई मारो। मैं पॉज करके रोक के एडिटिंग करने नहीं जा रहा वीडियो को, मैं सीधे खड़ा हूं, आप ले लो 30 सेकंड का टाइम ले लो, अगर कोई कर सकता है तो भाई कर लो। ये मैं 30 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तब तक मैं आपको जो भी चीजें हैं वो बताता रहूंगा कि क्या कैसे करना है। 30 सेकंड का टाइम मैं बच्चों को दे रहा हूं, जो भी निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं इस सवाल को लगाना चालू करूंगा। 15 सेकंड बीत चुके हैं बच्चों, देखते हैं कुछ। अगर 30 सेकंड में कर लेना कोई बात नहीं, आपको ज्यादा टाइम भी लग जाए, मैं 30 सेकंड का ही दूंगा, क्योंकि वीडियो रोक के अगर मैं ज्यादा टाइम दूंगा तो आप भी कहोगे सर फर्जी टाइम वेस्ट कर रहा है। क्योंकि वीडियो पे आपको मैं चाहता हूँ कि आप मोबाइल पे कम से कम टाइम बिताएं। बच्चा लोग हो गया 30 सेकंड पूरा हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ सवाल। देखो, ये कह रहा है एक कोई कोऑर्डिनेट्स है, तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़ चुके हो, ये होता है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, इसको चाहते तो हम ऐसे डायरेक्ट बता देते, बट हम बता रहे हैं एक्स वाई माइनस एक्स और माइनस वाई, ये है आपके कोऑर्डिनेट। अब चार्ज क्या है, कहीं कहां रखा हुआ है, आप ये देखो, ये हो गया 1 2 3, 1 2 3 4। एक चार्ज तो ओरिजिन पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा है
चार्ज Q1 बराबर 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0, x भी 0 y भी 0। दूसरा आपका रखा हुआ है भाई देखो यहाँ पे, ये देखो ये इस पॉइंट पे Q2 इज इक्वल टू -5 माइक्रो कूलम, और इस पे R की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी 3 और 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इनके बीच का फोर्स निकालना है। ये हो गया आपका R, ये क्या हो गया R। तो अब R हम लोग कैसे निकालते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा, दो कोऑर्डिनेट आपको दे दिए गए हैं, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हो गया, तो R इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। यहाँ पे x1 x2 x1 y1, यहाँ पे x2 y2। x1 की वैल्यू 0 0 3 4, ये आप क्या गए R इज इक्वल टू अंडर रूट, ऐसे निकालते थे ना बच्चों, अगर कहीं भूल ना बताना। अंडर रूट क्या होता था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दिया हमने x2 माइनस x1 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 9 प्लस 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। ये आ गया आपको R। अब R की वैल्यू पता चल गई, तो आप फोर्स आराम से निकाल लोगे, R इज इक्वल टू 5 मीटर। तो अब बेटा लोग फोर्स आप निकाल लोगे, F यहाँ पे निकाल देते हैं, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9, 2 इंटू 10 टू पावर -6, 5 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन 25। ठीक है, बिल्कुल आसान। R स्क्वायर मतलब अभी 5 का स्क्वायर करने से नहीं बताया, आधे लड़के इसको 25 सेंटीमीटर ले लेंगे, R स्क्वायर करेंगे ही नहीं। तो अब हमने कर दिया 9 इंटू 10 टू पावर 9 6 6 9 प्लस -12 इंटू 5 अपॉन 25, ये 5 टाइम था 9/5 इंटू 10 टू पावर -3, 5 1, इसके बाद 4 8, 1.8 इंटू 10 टू पावर -3 आपका फोर्स आ गया न्यूटन। इतने का फोर्स लग रहा है। दूसरा पूछ रहा है नेचर ऑफ फोर्स, तो नेचर ऑफ फोर्स भैया एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो कौन सा फोर्स हो जाएगा अट्रैक्टिव। और आज का आखिरी टॉपिक, इसको नोट कर लो सब लोग, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ बता के आज के टॉपिक को खत्म करते हैं, क्योंकि कल फिर हमें अदर टॉपिक भी पढ़ाना होगा। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा बेटा लोग, आप हमारे साथ चलते रहिए, आपको बड़े आराम से आप तक का फिजिक्स खत्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत प्यार से पढ़िए। देखो एक एक फिगर बनाने से क्या आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, नहीं तो आप क्या है ना हमेशा कंफ्यूजन में ही रहोगे। अब आ गया आखिरी टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। सबसे पहला और आखिरी यही पॉइंट है, एक ही लिमिटेशन है, क्या है कूलॉम्स लॉ इज applicable for static charges. Coulomb's law is applicable for static charges. अच्छा, स्टैटिक चार्जेस के लिए होता है, तो अब दो चार्जों के बीच में फोर्स लगता है कूलॉम्स लॉ में, तो अगर दोनों चार्जेस एट रेस्ट कूलॉम्स लॉ क्या होगा अप्लीकेबल भाई साहब। ठीक है, कूलॉम्स लॉ अप्लीकेबल हो गया पॉइंट 1। पॉइंट 2 भाई, बोथ चार्जेस आर इन मोशन, बोथ चार्जेस आर इन मोशन, कूलॉम्स लॉ अप्लीकेबल होगा नहीं होगा,
क्योंकि ओनली रेस्ट चार्जेस के लिए होता है। अच्छा, एक इसमें और पॉइंट आता है, वन चार्ज इज एज रेस्ट, वन चार्ज इज एट रेस्ट एंड अदर इज इन मोशन, एंड अदर इज इन मोशन। अब क्या इसमें कूलाम्स ला लगेगा? 15 सेकेंड ऐसे या नो करके बताइए। 15 सेकेंड, 5 सेकेंड पूरा हो गया, ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी, आप बताओ बताओ बेटा। 10 बोलो भाई, बोलो बोलो जल्दी जल्दी, कमेंट करो इसमें। अच्छा, ये आपका 15 सेकेंड पूरा हुआ और मैं बता दूं यस लगेगा। दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन टाइप, इसको मान सकते हैं कि अगर एक रेस्ट में है एक मूव में है तो लगेगा। केवल कूलाम्स ला तभी नहीं लगेगा जब दोनों चार्जेस मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज का टॉपिक हम लोगों का यहीं पे खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अभी तक आपने किसके बीच में पढ़ा? 2। अब हम पढ़ेंगे 3, 4, 5, 15, 20 कैसे लगेगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।